गुड मॉर्निंग क्लास 7। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3। जो रिवेन्यू सिस्टम था बहुत एक्सीलेंट था शिवाजी के राइम के दौरान। लैंड का जो असेसमेंट किया जाता था रिवेन्यू का, वो लैंड की क्वालिटी के ऊपर और लैंड की कितनी उपज होती थी। शेयर था स्टेट का, वो फिक्स था, वो 2/5 ग्रॉस प्रोड्यूस का था। कल्टीवेटर को ऑप्शन दिया जाता था या तो वो रिवेन्यू को कैश में दें या फसल के रूप में दे दें। लैंड रिवेन्यू के अलावा भी शिवाजी की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो थी चौथ और सरदेशमुखी। ये चौथ और सरदेश जो चौथ होती थी वो 1/4 होती थी स्टैंडर्ड रिवेन्यू का, और ये डिमांड करी जाती थी शिवाजी की किंगडम के बाहर जो आपके रीजन होते थे उनसे, ठीक है। और ऐसे ही सरदेशमुखी जो होती थी वो आपके चीफ हेडमैन को मिलती थी, क्योंकि वो आपका क्या होता था, एंटायर मराठा कंट्री का चीफ होता था। ये टैक्सेस जो थे वो आपके उन लोगों पर लगाए जाते थे जो मराठा किंगडम से बाहर रह रहे होते थे, और उनको सेव करने के लिए ये काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मनी हुआ करती थी। मराठा अंडर पेशवा जो है सबसे पावरफुल हुए शिवाजी की डेथ के बाद में, और जो इफेक्टिव कंट्रोल था मराठा किंगडम का वो पेशवाओं के हाथों में आ गया। उन्होंने अपनी पावर जो थी पूना में अपनी सेट कर ली। पेशवा के अंडर जो डेवलप हुआ था वो था सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का। मराठा फाइट करते थे मुगल्स के अगेंस्ट में, और उन्होंने अपनी टेरिटरीज को बढ़ा लिया था 720 से 761 1720 से 1761 के बीच में काफ़ी बढ़ा लिया था। मालवा और गुजरात जो थे वो सीज कर लिए गए मुगल रूलर से 1720 में, और 1737 के बाद रेड करी गई दिल्ली पर। मराठाओं ने एक्सपेंड कर दिया अपने टेरिटरीज को नॉर्थ में पंजाब और राजस्थान तक, बंगाल एंड उड़ीसा तक ईस्ट में, और कर्नाटक और तमिलनाडु तक साउथ में। मराठा जो थे हालांकि केवल कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट, यानी वेल्थ को कलेक्ट करके लाते थे इन एरिया से, और लेकिन इन्होंने इन हिस्सों को मराठा एम्पायर में इंक्लूड नहीं किया। अदर मराठा चीफ जो थे वो बहुत एनकरेज हुए पेशवाज की सक्सेस को देखते हुए, और यही वजह हुई कि मराठा की जो यूनिटी थी वो टूटने लगी। मराठा एम्पायर जो था कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे कन्फेडरेसीज में, और इंडिपेंडेंट मराठा चीफ जो थे उनको गवर्न करने लगे, ठीक है। ये मराठा के डाउनफॉल का प्राइमरी कॉज बना था। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ 1761 में, और यहाँ इसमें थर्ड बैटल में मराठाओं की डिफीट हो गई, और ये भी एक मराठाओं के स्प्लिट होने का कारण बना। और हालांकि 2 डेवलपमेंट हुए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, और मराठा जो थे डिफीट हुए थे बैटल में, और उनकी जो पॉसिबिलिटी थी कि पूरे इंडियन एम्पायर को लीड करने की वो ख़त्म हो गई। फर्स्ट इम्पैक्ट जो था कि डिसइंटीग्रेशन हुआ, वीकनिंग हुई, आपकी जो अथॉरिटी पूना में सेट करी गई थी वो कमज़ोर हो गई। सेकेंड डेवलपमेंट जो था ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट जो मराठा सक्सेशन स्टेट्स का था वो भी होने लगा। गुजरात में गायकवाड़ फैमिली बनी और उन्होंने अपनी कैपिटल बड़ौदा में बनाई। उसी तरह भोसले जो थे उन्होंने अपने आप को सेटल किया नागपुर में, और उन्होंने अपना प्रभाव जो है वो आपका उड़ीसा तक रखा। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मराठा जो है फिर से टूट गए, और स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल उनमें से जो हाउस था वो था सिंधिया हाउस का, जो कि अपने मोस्ट डायनेमिक लीडर महादजी सिंधिया को खोने की कगार पे था। न्यू राइज ऑफ स्टेट, उसके बाद कुछ और नए स्टेट्स जो राइज हुए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल का। जो मुर्शिद कुली खान थे, गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने अनाउंस कर दी अपनी इंडिपेंडेंस को मुगल एम्पायर से, और एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गए बंगाल के। उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया ढाका से मुर्शिदाबाद, और ग्रेजुअली ऑटोनॉमिकली वो वहाँ पर रूल करने लगे। और रिफॉर्म्स जो थे वो मुर्शिद कुली खान ने जो रिफॉर्म्स किए थे, सबसे पहले फाइनेंस में उन्होंने ट्रांसफ़र किया लार्ज पार्ट ऑफ जागीर लैंड टू द खालसा लैंड, क्राउन लैंड्स को, और इंट्रोड्यूस किया था एक सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग का। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी एम्प्लॉयमेंट की मुस्लिम्स को और हिंदूज़ को। उनकी पॉलिसी थी कि उन्होंने लोकल हिंदू जमींदार को अपॉइंट किया, मनी लेंडर को एज ए रेवेन्यू फ्रेमर्स, और जिसकी वजह से नई लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का एक जन्म हो गया आपका बंगाल में। ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस में अगर बात करते हैं, उन्होंने इंडियन और फॉरेन मर्चेंट को एनकरेज किया, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी रोड्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर,
और चेक लगाए उन्होंने। प्राइवेट ट्रेड बाय ऑफिशियल्स प्रिवेंट किया उन्हें। बंगलिंग इन कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन अगर ट्रेडिंग कंपनीज की बात करते हैं उन्होंने मेंटेन करे। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा था उन्होंने जो आपके फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर उन्हें प्रिवेंट किया। सर्वेंट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे कि जो प्रिविलेजेस कंपनी को दिए हुए हैं उनका मिस एब्यूज़ ना करें वो, और मिस यूज़ ना करें उनका। मुगल जो फ्रेमर्स थे 1691 में औरंगजेब और 1770 में फारूक सियार ने जो भी उनको प्रिविलेजेस दे रखे थे कंपनी उनको मिस यूज़ ना करे। लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जो सिस्टम था उस रीजन में ऐसा बना रखा था ताकि रिवेलियस जमींदार को सप्रेस करके रखा जा सके। ये जो रीजनल स्टेट वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ये जो आपके रीजनल कंट्रोल हुआ ये तब तक तो लोकल रूलर्स के हाथ में रहा, चाहे मराठा रहे हों, चाहे पेशवाज रहे हों, ठीक है, चाहे गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, या फिर आपका बंगाल में या आपका मुर्शिद कुली खान रहे हों। ये जितने भी आपके लोकल रीजन्स रहे हैं ये अंडर द लोकल रूलर्स रहे। लेकिन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी में लोकल रूलर की हार हो गई उसके बाद ये रीजन सारे अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अवध का केस पढ़ाएंगे।